मातरम। हेलो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अंजना कला से। दोस्तों, विश्व भर में जो अभी सुर्खियां बनी हुई है, रूस और यूक्रेन के बीच जो विवाद है, हम आज पूरा इस विवाद का कारण समझेंगे, इसका विवाद का जड़ क्या है, एक एक करके समझेंगे। साथ ही साथ ये भी देखेंगे जो सोवियत संघ जो हुआ करता था उसका 1991 ईस्वी में विघटन कैसे हुआ, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि युद्ध के बाद की यूक्रेन की क्या हालत है, कौन देश किसके साथ है, भारत कहाँ पे स्टैंड कर रहा है और इसका वर्तमान हालत क्या है। एक एक करके हम लोग समझते हैं, क्योंकि दोस्तों कोई भी विवाद होता है वो अचानक नहीं होता है। किसी विवाद का कुछ ना कुछ कारण होता है। हो सकता है कि कुछ लंबी समय से वो कारण आता है, चाहे कुछ तत्कालीन कारण होता है। हम एक एक करके इसको समझते हैं। कहानी की शुरुआत करते हैं दोस्तों। ये कहानी की शुरुआत होती है 1914 से 1918, जहां प्रथम विश्व युद्ध, यानी आप लोग को पता होगा कि प्रथम विश्व युद्ध जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, 1914 से 1918 ईस्वी में। उस समय जो अभी वर्तमान में जो रसिया देख रहे हैं और उसके 1991 ईस्वी में जो सोवियत संघ हुआ करता था, इसका नाम उस समय रूसी साम्राज्य हुआ करता था। अर्थात कहने का अर्थ है वहां एक राजा का शासन हुआ करता था। उस राजा का नाम था जार निकोलस। उस राजा का क्या नाम था? जार निकोलस। उस समय किसका शासन था? जार निकोलस का। बात 1917 ईस्वी का क्या हुआ? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही रूस में एक क्रांति हुई और उस क्रांति का नाम था बोल्शेविक क्रांति। इस बोल्शेविक क्रांति का नेता था लेनिन। कौन था? लेनिन। 1917 ईस्वी में जो बोल्शेविक क्रांति हुआ, इस बोल्शेविक क्रांति के बाद होता क्या है कि जो रूसी साम्राज्य था, उस रूसी साम्राज्य को हटना पड़ता है और साथ ही साथ ये जो जार निकोलस था, इस जार निकोलस की सत्ता को हटा के यहाँ पे तख्ता पलट कर दिया जाता है। लेकिन कुछ इसके 5 साल बाद, यानी 1917 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक का जो दौर था, रूस में गृह युद्ध की हालात, यानी गृह युद्ध होते रहता है। गृह युद्ध का अर्थ होता है कि एक ही देश के अंदर अपने ही लोगों के बीच जब युद्ध होता है, उसको ही गृह युद्ध के नाम से जाना जाता है। लेकिन लेनिन इतना दिमाग वाला था कि इस गृह युद्ध को शांत कर दिया, और इस गृह युद्ध को शांत करने के बाद, यानी रसिया के अंदर जो गृह युद्ध हो रहा था, उस गृह युद्ध को शांत करने के बाद एक अलग संघ की स्थापना किया, जिसको ही हम सोवियत संघ यानी यूएसएसआर कहते हैं। यूएसएसआर का फुल फॉर्म होता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। अर्थात इसके हर सेंटेंस में अलग अलग अर्थ है दोस्तों। यहां पे समझिएगा, सोवियत का अर्थ होता है नियम कानून बनाने वाला। जैसे अपने देश के अंदर संसद होता है, दिल्ली में संसद है, पार्लियामेंट है, वो नियम कानून बनाती है। सोशलिस्ट का अर्थ होता है समाजवादी, यानी समाजवादी विचारधारा। और रिपब्लिक का अर्थ होता है गणराज्य, यानी कि लेनिन ने एक ऐसे संघ की स्थापना किया। उस समय टोटल गणराज्य की संख्या कितना था? 15 गणराज्य, यानी कि 15 गणराज्यों का वैसा समूह जो समाजवादी विचारधाराओं का होता था, और वो एक समान नियम कानून को बनाता था, उसको फॉलो करता था, जिसे ही सोवियत संघ यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कहा जाता था। इसका सबसे बड़ा योगदान कौन दिया? यही लेनिन दिया था। तो लेनिन का ये मानना था कि वो एक रूस को एक बेहतर रूस बनाना चाहता था, यानी सोवियत संघ, उस समय का जो सोवियत संघ को एक बेहतर राष्ट्र बनाना चाहता था। यहां पे नोट डाउन करने वाली बात है दोस्तों कि इतना बड़ा राष्ट्र जो पूरे विश्व का 6ठा हिस्सा रखता था, यानी पूरे विश्व का जितना क्षेत्रफल था उसका पूरा 6ठा हिस्सा कौन था? सोवियत संघ। वहां पे 100 से अधिक संप्रदाय के लोग रहते थे। उनका सोचना यह था, जब यूएसएसआर की स्थापना हुआ तो लेनिन का यह मानना था कि भविष्य में क्या होगा, कि भविष्य में कभी ना कभी विभिन्न समुदायों के लोग एक दूसरे में अच्छे से आपसी भागीदारी देंगे और आपस में क्या हो जाएंगे? एक हो जाएंगे और एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण करेंगे। लेकिन कुछ दिन बाद, ये ज्यादा दिन हुआ नहीं दोस्तों, लेनिन की मृत्यु उसके 2 साल बाद, यानी 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हो जाती है। लेनिन की मृत्यु होने के बाद रूस के, यानी उस समय का जो सोवियत संघ था, उसके सत्ता पे कौन काबिज होता है? स्टालिन। दोस्तों, इसका नाम आप लोग सुने होंगे। ये हिटलर से भी ज्यादा तानाशाह था, खतरनाक था।
ये आते आते सबसे पहला काम क्या किया कि रूस के मॉस्को के अंदर, यानी रूस की राजधानी जो अभी वर्तमान में मॉस्को है, मॉस्को के अंदर एक संसद की स्थापना किया। ऐसे समझिए कि पहले 15 गणराज्य मिलके एक अलग अलग कानून, समान कानून यानी समाजवादी विचारधाराओं को फॉलो करता था। वही ये स्टालिन आया और ये वन पार्टी रूल को लागू किया। वन पार्टी रूल का अर्थ होता है कि केवल यहाँ एक पार्टी राज करेगा, कोई इसके विरोध में कोई दूसरा पार्टी नहीं होगा। बहुत ही खतरनाक ये क्या था, तानाशाह था। इससे क्या हुआ, जितने भी गणराज्य के लोग थे इससे क्षुब्ध होने लगे, यानी जो इसका विरोध करता उसको ये मौत का घाट उतार देता था। एक आंकड़े के अनुसार जब तक ये जीवित रहा 1 लाख से अधिक लोगों का ये क्या कर दिया, हत्या करवा दिया। विभिन्न प्रकार का यातनाओं देके, जैसे यहूदी लोग को जर्मनी में हिटलर यातना देके मृत्यु दंड देता था, ठीक उसी तरह स्टालिन भी अपने देश रशियन यानी सोवियत संघ के अंदर इसके जो विरुद्ध में जो लोग जाता था उसका ये क्या करता था, हत्या करवाता था। लेकिन 1953 में आते आते जोसेफ स्टालिन की मृत्यु हो जाती है और यह तानाशाह का दौर 1985 ईस्वी तक था। यानी कहने का अर्थ है कि जोसेफ स्टालिन के मरने के बाद ही तानाशाह वहां से समाप्त नहीं हो गया, उसके बाद भी जितने सत्ता पर काबिज हुए उनके काबिज होने के बाद भी ये तानाशाह का दौर बना रहा और तानाशाह का दौर बना रहा। ये दौर 1985 ईस्वी तक चला, क्योंकि 1985 ईस्वी में मिखाइल गोराबाचे, 1985 ईस्वी में कौन, मिखाइल गोराबाचे वहां के राष्ट्रपति बनते हैं और इनके आने के बाद ही सोवियत संघ के विघटन का प्रमुख कारण बनता है। और वो कारण हम बाद में समझेंगे, फिलहाल समझिए कि इनके आने के पहले तक जो रसिया में जो था तानाशाह का दौर बना रहा और 1991 तक आते आते जो कभी एक समाजवादी गणराज्य 15 गणराज्य हुआ करता था वो पूरा एक दूसरे से विघटन होकर 15 अलग अलग देश में टूट गया और वो टूटा था जिसका तारीख था 26 दिसंबर 1991। अब आप समझिए दोस्तों कि जब ये इतना बड़ा देश टूटा तो अचानक नहीं टूटा होगा, कुछ ना कुछ कारण होगा। अब वही कारण को हम एक एक करके समझते हैं। दोस्तों देखिए 1985 ईस्वी में जो मिखाइल गोराबाचे वहां के जो राष्ट्रपति बने, उनके पहले जितने भी शासक यहाँ पे आए वो तानाशाह प्रवृत्ति के था। तो जो तानाशाह प्रवृत्ति का था तो हम प्रमुख कारण की बात करते हैं। सबसे पहला कारण है दोस्तों कि ये यहाँ के जो जनता था वो तानाशाही से क्षुब्ध था। तानाशाही से का चर्चा हम कर दिए कि जोसेफ स्टालिन यहाँ पे क्या किया, तानाशाही। दूसरा कारण की बात करेंगे तो अंतरिक्ष की होड़। अब आप यहाँ पे समझिए कि अंतरिक्ष का क्या होड़ था, कैसा होड़ था। आप लोग को पता होगा कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो पूरे विश्व 2 अलग अलग विचारधाराओं में बट गया। एक अमेरिका के फेवर में जिसे पूंजीवादी कहा गया, एक रसिया के फेवर में जिसे साम्यवादी कहा गया। जो जो देश अमेरिका का सपोर्ट करता था उसको पूंजीवादी कहते थे, जो जो रसिया का सपोर्ट करता था उसको क्या कहते थे, साम्यवादी कहते थे। तो दोनों देशों के बीच महाशक्ति बनने की होड़ हो गई। महाशक्ति बनने की होड़ में सबसे पहला जो होड़ था कि कौन पहले अंतरिक्ष में जाएगा। तो अंतरिक्ष में जाने के लिए दोनों देशों के बीच जब होड़ हो गया तो अंतरिक्ष में जाने के लिए पैसा खर्चा होगा। इस अंतरिक्ष की होड़ में बाजी जीतता है रसिया। रसिया ही प्रथम सैटेलाइट जिसको स्पुतनिक कहा जाता है अंतरिक्ष में भेजता है। प्रथम जो कुत्ता जो अंतरिक्ष में भेजा गया था वो रसिया के द्वारा ही भेजा गया था। प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन जो अंतरिक्ष में गए थे वो भी रसिया के था। लेकिन वहां पे जाने के बाद मिला क्या दोस्तों, आप यहां समझिए। अंतरिक्ष में ये पहले नाम के अलावा क्या मिला, क्या वहां सोना मिल गया, चांदी मिल गया, कुछ नहीं। ये अंतरिक्ष में जाने का होड़ था कि कौन पहले जाएगा। तो इस होड़ में जीता तो जरूर, पैसा तो बहुत खर्चा हो गया, बिलियन से बिलियन अधिक पैसा खर्चा हो गया, लेकिन यहाँ पे इसको मिला क्या, कुछ नहीं। इतना बड़ा देश को संभालने के लिए इकोनॉमी की जरूरत होता है। तीसरा होता है हथियार की होड़। महाशक्ति बनने के लिए दोनों देशों को भी हथियार बनाने की होड़ हो गई। तो तीसरा प्रमुख कारण था हथियार की होड़। और चौथा सबसे मेन कारण था शीत युद्ध। वही जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो कोल्ड वार की परिस्थिति हुई, यानी रसिया यानी सोवियत संघ और अमेरिका के बीच, दोनों के बीच कोल्ड वार हुआ। कोल्ड वार के दौरान क्या हुआ था कि जो रसिया के समर्थक जितने भी देश थे सारे कम्युनिस्ट थे, साम्यवाद थे। तो उनका जो विभिन्न अलग अलग देशों में जो युद्ध हुआ करता था उस युद्ध में कौन सहायता, मान के चलिए ये हम रसिया हैं और हमारे जो फेवर में है तो उसके ऊपर जो संकट आएगा तो हम उसका तो रक्षा करेंगे ही। तो यही शीत युद्ध में अलग इसका उदाहरण आप देख सकते हैं कि वियतनाम युद्ध हो गया, उत्तरी कोरिया हो गया, अमेरिका के नीचे एक देश बसा है क्यूबा में भी कम्युनिस्ट की सरकार थी। तमाम सारे सरकार में रसिया क्या किया, उसका फेवर किया।
फेवर करने के दौरान क्या हुआ कि युद्ध होता है तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि युद्ध में बहुत सारी क्षति होती है, तो इस क्षति का हर्जाना कौन भुगता? रसिया को। तो ये सब जो दौर चल रहा था 1953 से 1985 के बीच के ही दौर चल रहा था, यानी रसिया को महाशक्ति बनने की होड़ इस प्रकार पकड़ गया था सोवियत संघ को कि वो बहुत सारा पैसा को खर्च कर दिया था, उसका खजाना खाली हो गया था, आर्थिक उसका इकोनॉमी पूरा कमजोर हो गया था, जिसके कारण वहां की जो जनता था, अलग अलग संप्रदाय के लोग थे, गणराज्य के लोग जो पहले जो सोवियत संघ में मिला करते थे, उनके बीच क्या हो गया? क्षुब्ध हो गए, यानी यहाँ की जनता इनसे क्या हो गई? क्षुब्ध हो गए। और उसके बाद 1985 ईस्वी में प्रमुख कारण ये जो मिखाइल जोरावाची जो ये राष्ट्रपति यहाँ के बनते हैं, जब ये आए तो अपने इकोनॉमी यानी रसिया के इकोनॉमी को पटरी पे लाने के लिए इनका सबसे पहला, यानी ये भी लेनिन की प्रवृत्ति पे ये भी सोचे थे कि हम क्या करेंगे, रसिया को एक बेहतर राष्ट्र बनाएंगे। इस रसिया को बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए इन्होंने दो प्रमुख नियम लाए। इस दो प्रमुख नियम लाने के बाद ही रसिया के यानी यूएसएसआर का विघटन का सबसे बड़ा कारण बना। सबसे पहला कारण था कि यहाँ पे पहले देखिए तानाशाही, यानी स्टालिन के बाद जो जो शासक आया वो तानाशाह था। तो जब तानाशाह होगा तो वहाँ की जनता अपने साम्राज्य यानी सत्ता, जो भी राजा होगा यानी कि तानाशाह शासक होगा, उसके खिलाफ कुछ ऊंचे आवाज में आवाज उठाएगा, अपने हक का डिमांड करेगा। जैसे आज के डेट में उत्तरी कोरिया में किम जोंग की सरकार है, वो एक तानाशाह है। क्या वहां की जनता किम जोंग से खुश है? तो इसका जवाब होगा दोस्तों नहीं। ठीक वही हालत उस दौर में कहाँ का था? रसिया का था, सोवियत संघ का था। तो ये जब राष्ट्रपति बना तो सबसे पहला नियम क्या लाया अपने संसद में कि वहां बोलने की आजादी दे दिया। तो वहां की जनता को थोड़ा सा पावर मिल गया कि वो अपने जो वर्तमान की सरकार है उसके खिलाफ कुछ आवाज उठाएगा। और दूसरा कारण था कि वहां इलेक्शन को लागू कर दिया। इलेक्शन कहने का अर्थ है कि वहां का राष्ट्र का जो अध्यक्ष पहले क्या थे, एक ही पार्टी से आता था, उसी पार्टी में यानी तानाशाह के लोग में से ही कोई राष्ट्रपति या कोई शासक बन जाता था। लेकिन इनके आने के बाद वहां पे प्रथम बार इलेक्शन कराया गया। इलेक्शन कराने से लोगों को अपने पसंद का नेता चुनने की आजादी मिल गई। तो ये दो प्रमुख कारण था कि जो आगे चल के 6 साल बाद ही इस सोवियत संघ के विघटन का कारण बना। और सबसे प्रमुख उसी दौर की बात है कि यूएसएसआर यानी सोवियत संघ के जो बगल में पोलैंड, बुल्गारिया और रोमानिया में भी इसके यानी रूस के समर्थन की एक सरकार, जो कम्युनिस्ट सरकार थी। तो पोलैंड में क्या हुआ था कि जब क्रांति हुई तो वहां की कम्युनिस्ट की सरकार को झुकना पड़ा था और कम्युनिस्ट की सरकार वहां हार गई थी। इस चीज को देखकर सोवियत संघ के अंदर जो रहने वाला जो नागरिक था उसमें भी कम्युनिस्ट के खिलाफ क्या हो गया, मतलब आग बबूला हो गया और यहाँ भी क्रांति कर दिया। और क्रांति इस कदर हो गया कि 1991 आते आते ये पूरा जो 15 देशों का एक समूह हुआ करता था, ये पूरा क्या हो गया, विघटन हो गया और पूरा 15 देश में बन गया। उस 15 देश में अगर सबसे बड़ा देश की बात करेंगे तो आज का वर्तमान रसिया, और दूसरा अगर बड़ा देश की बात करेंगे तो आज का वर्तमान यूक्रेन। यही दो बड़े बड़े देश उस सोवियत संघ का है जो दोनों के बीच विवाद का कारण बना हुआ है। और विवाद हम आगे समझते हैं। फिलहाल 15 देश की बात करेंगे कि कौन कौन 15 देश बना। तो 15 देश में 3 काकेशस देश है जिसको हम जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान कहते हैं। 5 आज के डेट में मध्य एशियाई देश है जिसको हम कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान कहते हैं। 3 बाल्टिक कंट्री है जिसको एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया कहते हैं। और 3 देश हो गया मालदीवा, यूक्रेन, बेलारूस। इतना जोड़िएगा तो 14, और एक अलग देश रसिया खुद है। तो इसकी संख्या कितना हो गया दोस्तों, 15। अब हम समझते हैं कि क्या ऐसा कारण हो गया सोवियत संघ विघटन के बाद कि जो रूस और यूक्रेन की विवाद का जड़ बना। अब हम समझते हैं दोस्तों कि रूस और यूक्रेन की विवाद की जड़ क्या है। देखिए, सबसे प्रमुख जड़ की बात करेंगे तो और कोई नहीं दोस्तों, यही नाटो है। नाटो के बारे में एक अलग वीडियो हम बना दिए हैं, वो वीडियो आप लोग पहले देख सकते हैं कि क्या है नाटो। ये नाटो संक्षिप्त में समझिए कि अमेरिका द्वारा संरक्षित एक क्या है, एक संगठन है, सैनिक संगठन है। इसमें 30 देश आता है। तो ये नाटो से इस यूक्रेन की बढ़ती नजदीकी ही अभी रूस और यूक्रेन की विवाद का प्रमुख जड़ है।
तो अब हम समझिए, पहले देखिए, सपोज कीजिए कि अगर किसी देश का बंटवारा होता है, मान के चलिए हमारा गांव है, अचानक दो अलग अलग क्षेत्र में बंट जाएगा, तो क्षेत्र के बंटने से क्या एक साथ रहने वाले लोगों की विचारधारा बदल जाता है? जी नहीं दोस्तों, यही आप मैप पे यहाँ समझिए। ये जो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि ये रसिया है और ये क्या है, यूक्रेन है। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि ये जो बाउंड्री वाला एरिया है जो रूस से जो बाउंड्री साझा करता है, क्या जब ये दोनों अलग हुआ होगा तो क्या इसका विचारधारा पर अलग हो गया होगा? तो जी नहीं दोस्तों। यानी कहने का अर्थ है कि ये वाला जो क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र में रसियन लोग यानी रसियन मूल के लोग आज भी रहते हैं, जिनका भाषा रसियन है और उनका झुकाव जो है दोस्तों रसिया के प्रति है। तो जब ये दोनों का अलग अलग बंटवारा हुआ तो इसका क्या हुआ कि यूक्रेन यानी कि ये पूर्व में जो बसने वाला यूक्रेन था जो रसिया का फेवर करता है, और जो पश्चिम में बसने वाला यूक्रेन है जो यूरोपीय देश का समर्थन करता था। तो 2010 ईस्वी में रूस के समर्थन से यानी रूस समर्थित एक नेता जिसका नाम था विक्टर यानुकोविच, ये जो फोटो आप देख पा रहे होंगे इनका नाम है विक्टर यानुकोविच। ये रूस के साथ साथ ये पूर्वी यूक्रेन, यहां पे देख पा रहे होंगे कि पूर्वी यूक्रेन के सहायता से यहां का राष्ट्रपति बन गया। अब आप सपोज कीजिए कि हमारे सपोर्ट से जो राष्ट्रपति बना तो किसका बात मानेगा? तो जब ये रूस समर्थित राष्ट्रपति था तो ये रूस के प्रति इसका ज्यादा झुकाव हुआ। इस झुकाव के कारण ये जो पूर्वी यूरोप था यानी ये जो पश्चिमी यूक्रेन था, ये पश्चिमी यूक्रेन में क्या हो गया, इस राष्ट्रपति के प्रति विरोध होने लगा। विरोध का नतीजा ये हुआ कि 2014 आते आते इसको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया। जब इसको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया तो रूस इसका बदला लेने के लिए बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। और आप लोग एक घटना देखेंगे कि यूक्रेन का जो नीचे वाला हिस्सा जो काला सागर से सीमा साझा करता है दोस्तों, ये क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। इस क्रीमिया पर कब्जा करने के कारण आप लोग को पता होगा जो आज का वर्तमान में G7 है वो कभी G8 हुआ करता था, जिसके कारण G8 से रूस को क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया और क्रीमिया पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया गया। उसी वक्त की बात है, पहले हम चर्चा किए थे कि बंटवारा होने से तुरंत उसका विचारधारा नहीं बढ़ जाता है। जब क्रीमिया पर कब्जा किया तो उसी समय जो रूस से ये वाला जो क्षेत्र है इसको हम डोनेबास का क्षेत्र कहते हैं। वो क्षेत्र क्या है, डोनेबास का क्षेत्र। डोनेबास के क्षेत्र में वहां के लोग 2014 ईस्वी से ही क्या करने लगे, अलगाववादी की नीति अपनाए। अलगाववादी का अर्थ होता है कि जिस राष्ट्र में आप रह रहे हैं उस राष्ट्र के विरुद्ध ही आप एक अलग राष्ट्र यानी अलग स्वतंत्र देश का मांग करते हैं, उसको ही अलगाववादी। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ के जो लोग जो डोनबास के क्षेत्र के लोग थे ये क्या कर रहा था, अलग राष्ट्र की मांग करने लगा। इस मांग को जब इतना ज्यादा विरोध होने लगा, फलस्वरूप 2015 ईस्वी में जो यूक्रेन रसिया सोवियत संघ से एक अलग राष्ट्र अलग हुआ था, उस 15 देश में एक बेलारूस था। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में 2015 में एक समझौता होता है। उस समझौते के तहत यह स्वीकार किया गया कि अगर अभी तो हम झगड़ा को यानी ये जो झगड़ा है इसको हम शांत करेंगे, लेकिन भविष्य में अगर कोई क्षेत्र अगर अलगाववादी नीति अपनाता है तो यूक्रेन को वह क्षेत्र क्या करना होगा, स्वतंत्र घोषित करना होगा। और वही विवाद का कारण, वही मिन्स्क का जो समझौता हुआ था आज वर्तमान का विवाद का कारण बना हुआ है। तो यहाँ पे चर्चा करते हैं दोस्तों, ये जो डोनेबास का क्षेत्र था, इस डोनेबास के क्षेत्र में दो क्षेत्र, एक डोनेस्क और एक लुहांस्क, जो अभी विवाद हुआ है। डोनेस्क और लुहांस्क क्या किया कि एक ये क्या कर दिया, अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगा, विरोधी नारे लगाने लगा, जिसके कारण जब विरोध का नारा लगाने लगा तो अचानक तो रसिया इसको सपोर्ट नहीं करेगा। जैसे कहने का अर्थ है कि हम बिहार से हैं तो बिहार अगर भविष्य में अगर एक अलग राष्ट्र की मांग करता है तो क्या अमेरिका अचानक आके बिहार का सहायता करेगा? जी नहीं दोस्तों। हम चाहे हर नियम में क्या होता है कि एक देश दूसरे देश की कब रक्षा करता है, वहां के पर्सनल समूह के कहने से नहीं। अगर कोई देश के हैसियत से अगर कोई रक्षा के लिए अगर मदद मांगता है तब मदद देना पड़ता है। तो ये डोनेबास के क्षेत्र में दो अलग अलग क्षेत्र डोनेस्क और लुहांस्क क्या कर दिया कि एक अलग क्षेत्र की मांग करने लगा, और उस अलग क्षेत्र की मांग का जो जड़ आज वर्तमान में जो जड़ बना हुआ है, झगड़ा का जो मुख्य बिंदु बना हुआ है, यही डोनेबास
का यानी मिन्स्क समझौता बना हुआ है। अब हम तत्कालीन कारण समझते हैं रूस और यूक्रेन विवाद का। तत्कालीन कारण में देखिए पहले से क्या था कि जब जब ये आशंका जताई जा रही थी, रूस अपनी सेना में लगातार वृद्धि कर रही थी, उस समय सारा विश्व ये आशंका लगा रही थी कि कहीं ना कहीं रूस यूक्रेन पे हमला करेगा। उस वक्त ये नाटो और ये अमेरिका का जो शासक है यानी अमेरिका का जो नेता जो बाइडेन है वो बोल रहा था कि हम तुम्हारे साथ है, भविष्य में अगर रूस क्या करता है, रूस तुम्हारे ऊपर हमला करेगा तो हम सारे देश यानी हम नाटो देश तुम्हारे साथ है। मेन यही झगड़ा का कारण है दोस्तों। क्या हुआ कि धीरे धीरे यूक्रेन जो था वो नाटो के प्रति उसका झुकाव होने लगा और उसकी वो इच्छा जाहिर किया यूक्रेन कि वो नाटो की सदस्यता ले लेगा। इस बात से खपा होकर रूस, क्योंकि आपको हम पहले ही बता दिए हैं कि अगर कोई शत्रु देश बगल में आके अगर वो माने अपना पड़ोसी किसी शत्रु के साथ मिल जाता है तो वो हमारे लिए भी खतरा है। इसको तो आपके मन में सवाल होगा कि क्या नाटो का सदस्य लेने से क्या दिक्कत है। तो नाटो का सदस्यता लेने से रसिया को यह दिक्कत है कि अगर नाटो का ये सदस्य हो जाएगा तो नाटो के सदस्य होने के हैसियत से नाटो अपनी सेना कहाँ बैठा देगा, यूक्रेन में। और जब यूक्रेन में अपनी सेना बैठा देगा तो रूस की हर गतिविधि पर इसका नजर होगा नाटो का, और नाटो का हेड कौन है, अमेरिका। और अमेरिका और रसिया एक दूसरे का क्या है, दुश्मन है। तो इस चीज से खपा होके ये रूस क्या कर रहा था, आए दिन ये अपनी संख्या में लगातार वृद्धि यानी अपनी सेना की संख्या में लगातार वृद्धि कर रहा था। किसके बॉर्डर पे, यूक्रेन की सीमा पे क्या कर रहा था, अपनी सेना में लगातार बढ़ोतरी कर रहा था। ये नवंबर की बात है। जब सेना में बढ़ोतरी कर रहा था उस समय दिसंबर आते आते जो बाइडेन रसिया को धमकाता है कि ये हो ना हो यूक्रेन पे क्या करेगा, हमला। अगर यूक्रेन पे ये हमला करेगा तो हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। देखिए इसका भपकी गिदर वाला, हम लोग शांत नहीं बैठेंगे, हम लोग इसका जवाबी कार्रवाई देंगे। हो ना हो ये 16 फरवरी तक वो एक डेडलाइन दिया कि 16 फरवरी तक रसिया क्या करेगा, यूक्रेन पे हमला करेगा। ये दिसंबर की बात है। उसके बाद क्या होता है तो अचानक तो ये सेना अंदर नहीं घुसा देगा। तो 21 फरवरी की बात है, 21 फरवरी की रात में ये मिन्स्क समझौता के तहत, मिन्स्क समझौता में क्या कहा गया था कि कोई क्षेत्र अगर एक अलग राष्ट्र की मांग करता है तो यूक्रेन उसको स्वायत्त घोषित करेगा। यही हाल हुआ कि डोनेस्क और लुहांस्क का जो क्षेत्र था उसको क्या किया, वहां अलगाववाद की नीति अपनाया वहां के लोग। और 21 फरवरी के रात यहाँ के व्लादिमीर पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति हैं वो अपने संबोधन में ये घोषणा करते हैं कि डोनेस्क और लुहांस्क एक अलग राष्ट्र है, वो एक स्वायत्त क्षेत्र है। तो आपके मन में सवाल आएगा क्या इसके कहने से ही वो एक राष्ट्र हो जाएगा? जी नहीं दोस्तों, इसके कहने से नहीं, इसके किसी कोई भी देश को मान्यता कब मिलता है, जब एक से अधिक यानी नाटो यूएन का अधिकांश सदस्य अगर उसको मान्यता देगा तभी कोई देश को उसकी मान्यता मिलती है। तो रसिया इसको मान्यता दे दिया और साथ ही साथ इसके मान्यता देने वाले में सीरिया है और जॉर्जिया के कुछ ऊपर वाला हिस्सा है। तो इसको हम साइड करते हैं। तो एक देश के नाते जब इसको स्वायत्त देश घोषित कर दिया रसिया के द्वारा तो वहां के लोग रसिया से मदद यानी अपना मदद किससे मांगा, रसिया से। तब रसिया अपना सेना जो है यूक्रेन के जो सटा जो क्षेत्र जिसको डोनेस्क और लुहांस्क का क्षेत्र कहा जाता है वहां अपना सेना भेजता है। और एक तो सारा देश इससे पूछता है यानी जवाबी कार्रवाई में कि आपने मतलब यूक्रेन के ऊपर हमला क्यों किया। तो यूक्रेन के ऊपर हमला करने के जवाब में पुतिन का जवाब आया कि हमने एक मानवता की रक्षा किया है, एक देश के नाते वो जो डोनेस्क और लुहांस्क का क्षेत्र अगर हमसे सहायता मांग रहा है तो हम एक देश के नाते उसकी क्या कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं। और आगे चल के धीरे धीरे क्या करेगा, जगह जगह यूक्रेन की राजधानी जितना भी उसका एयरपोर्ट था हर जगह ये क्या कर दिया, बम धमाका यानी कि हमला कर दिया। और हमला कर दिया तब आपके मन में सवाल आएगा दोस्तों, तब तो ये सबसे तीसरा विश्व युद्ध का कारण बन जाएगा। अमेरिका इसके पहले कह रहा था कि हम लोग क्या करेंगे, इसका बदला लेंगे, जवाबी कार्रवाई देंगे। तो आपके मन में सवाल आया होगा कि अमेरिका क्या कर रहा है और नाटो क्या कर रहा है। अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करेंगे तो वही कुछ नहीं हुआ। अमेरिका क्या कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा प्रतिबंध लगा सकता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि अमेरिका कुछ नहीं करने वाला है, क्योंकि अमेरिका का वैसा कोई सगा नहीं जिसको वो ठगा नहीं। क्योंकि दोस्तों अमेरिका जो हम चाहता है कि यो युद्ध हो, क्योंकि अमेरिका
अमेरिका का जो अर्थव्यवस्था है, चाहे रसिया का अर्थव्यवस्था है, वो हथियार पे टिका हुआ है। तो अगर झगड़ा होगा नहीं तो हथियार बिकेगा कैसे? तो नाटो से पूछा गया कि अब सबका विश्व का ये इच्छा था कि नाटो क्या कर रहा है, नाटो इसका मदद किया कि नहीं? कुछ मदद नहीं किया दोस्तों। मदद के अलावा नाटो अपना ये जो सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन में उसका ये रिपोर्ट यानी मीटिंग में ये आया, नाटो के द्वारा ये बताया गया कि हम अपनी सेना यूक्रेन में नहीं भेज रहे हैं। यूक्रेन में इसलिए नहीं भेज रहे हैं कि यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं है। अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका प्रतिबंध लगा रहा है। और अन्य यूरोपीय देश की बात करेंगे तो जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, सब मिला के क्या कर रहा है? रूस पे प्रतिबंध लगा रहा है। लेकिन किसी में इतना हिम्मत नहीं है कि वो रूस का क्या कर सके, मुकाबला कर सके। तो दोस्तों आज के वर्तमान अपडेट में जब तक हम वीडियो शूट कर रहे हैं तो ये था कि यहां तक रसिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया। इसके जवाबी कार्रवाई में जो नाटो सदस्य था, यूरोपीय संघ था, उसके द्वारा कुछ नहीं किया गया। ज्यादा से ज्यादा क्या किया गया कि आर्थिक प्रतिबंध लगाया गया। अब अंत में आपके मन में सवाल होगा कि भारत किस पक्ष में है दोस्तों? तो दोस्तों भारत पहले से आपको पता है कि भारत एक गुट निरपेक्ष है, वो कभी भी किसी गुट का हिस्सा नहीं होता है। तो इसका अंत में आप एक चीज याद आ गया दोस्तों, जब युद्ध वहां यहाँ रसिया जब यूक्रेन पे हमला किया हुआ था तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और यहाँ के जो राजदूत यूक्रेन के जो राजदूत दिल्ली में हैं, उनके द्वारा मोदी जी से गुहार लगाई गई कि मोदी एक बहुत ही शक्तिशाली अभी वर्तमान में नेता है, यही अगर मोदी जी चाहेंगे तो रूस और यूक्रेन के विवाद का हल निकाल सकते हैं। तो मोदी जी और पुतिन के बीच वर्तमान में अभी करंट न्यूज में दोनों के बीच लंबी बातचीत भी हुई। बातचीत में सबसे पहला इस बात मोदी जी का रखा गया कि वहाँ जो भारतीय लोग फंसे हुए हैं, आप लोग को जानना चाहिए कि यूक्रेन में भारत के बहुत छात्र वहाँ फंसे हुए हैं जो मेडिकल की पढ़ाई के लिए वहाँ पे गए हुए थे। तो वो पहले अपने देश के नागरिक की सुरक्षा चाहते हैं। और दूसरा पॉइंट इस बात पे किया गया मोदी जी के कि दोनों बैठ के कूटनीति से इसका समाधान निकालें। आगे क्या होता है दोस्तों, जैसे अपडेट आता है हम अगले वीडियो में इसको हम साझा करेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों यूक्रेन की विवाद और यूक्रेन की विवाद की कहानी आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे। धन्यवाद।